यदि आप वीडियो पर आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बेशक यह वीडियो डिजिटल बोर्ड पर नहीं बनाया गया है, लेकिन डिजिटल बोर्ड से कहीं कम भी नहीं है। जो लोग डिजिटल बोर्ड पर डेढ़-डेढ़ घंटा, 2-2 घंटा में जो आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं, वो आपको यहाँ बहुत कम समय में और उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीक़ों से बताया गया है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आपको सीधे वीडियो की तरफ ले चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रैंक होल्डर पर। यदि आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि तैयारी के दौरान आपके दिमाग में जितने भी सवाल आते हैं, उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने का हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम कौन-कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है। स्पेशली हम पीआरटी के बारे में बात करेंगे कि पीआरटी का एग्जाम पैटर्न क्या है। यदि साथ में आप टीजीटी और पीजीटी का जनरल पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें भी यह स्ट्रेटेजी वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा। दूसरा में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम तैयारी करते समय जो प्रिपरेशन के दौरान हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से बच्चे यह तो जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत से बच्चे ये नहीं जानते कि प्रिपरेशन के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। विशेषकर हम इस पर फोकस करेंगे। तीसरी जो हम बात करेंगे कि पीआरटी में सब्जेक्ट वेटेज क्या रहता है, कौन से विषय से कितना प्रश्न आता है, सभी सब्जेक्ट का एक-एक करके हम बात करेंगे। चौथा हम बात करेंगे कि बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, कौन से विषय के लिए कौन सी किताब पढ़ें। उसके बाद बात करेंगे कि अमूमन दिन में कितने घंटा पढ़ना चाहिए। एक बीपीएससी टीआरई जो छात्र हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको दिन में कितने घंटा पढ़ना चाहिए। और उसके बाद बात करेंगे LRP बराबर एस, ये क्या है, इसको भी हम डील करेंगे। ये एक सक्सेस मंत्र है जो हम आपको अंत में बताएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर नोटिफिकेशन टीआरई 4 का कब तक आ सकता है, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और एग्ज़ाम भी कब तक हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे कि पीआरटी में सिर्फ एक ही पेपर होता है और वह पेपर 2.5 घंटे का होता है। और वह जो एक पेपर होता है वह 2 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा, जो 2 भागों में रहता है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी से आपको 22 क्वेश्चन मिलेगा, इंग्लिश से आपको 8 क्वेश्चन मिलेगा। कुल 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा और उस 30 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 9 नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। और यह बता दूं कि यह जो 30 नंबर है, यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद सेक्शन बी आता है। उस सेक्शन बी में जो जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और अन्य मिसलेनियस जितने भी विषय होते हैं, उससे 120 क्वेश्चन आता है। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का होता है और यही 120 मार्क्स आपके मेरिट को डिसाइड करता है। यही आपके मेरिट को डिसाइड करता है और यही जो सेक्शन है वो आपको आप बीपीएससी में सिलेक्ट हुए या नहीं, इसी 120 नंबर में से आपका कितना नंबर आया डिसाइड करेगा। और उसके बाद बता दूं कि बीपीएससी एक ऐसा एकमात्र अभी तक एग्जाम है टीचर वाला, बीपीएससी टीचर, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। वरना पीसीएस में जाइएगा तो बीपीएससी पीसीएस में निगेटिव मार्किंग हो चुका है। तो आप, मुझे विश्वास है कि आप एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ चुके होंगे। 30 नंबर जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है सेक्शन ए, सेक्शन बी से आपका मेरिट बनता है। चलिए दूसरा टॉपिक पर आते हैं कि एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बता दें कि एग्जाम प्रिपरेशन जो तैयारी कर रहे हैं उसके दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि एक विषय के लिए मल्टीपल रिसोर्स ले लेते हैं। कभी कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, कभी कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी गलती है। दूसरा जो बच्चा गलती करता है वो कि एक साथ वो मल्टीपल एग्जाम को लेकर चलता है। जैसे बहुत सारे मैंने अपने दोस्तों को देखा है कि वो बीपीएससी
टीआरई के तो प्रिपरेशन कर ही रहा है, साथ ही साथ बिहार पुलिस का भी प्रिपरेशन करेगा, बीपीएसआई का भी प्रिपरेशन करता है, एसएससी सीजीएल का भी तैयारी करता है और भी अदर एग्जाम का भी तैयारी करता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा गलती करता है। आपको एक क्लियर कर दूं कि जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम है वह अन्य वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अलग है। उसकी प्रिपरेशन और इसकी प्रिपरेशन आप एकदम अलग है। दोनों में सिमिलरिटी कुछ हद तक है लेकिन बहुत कुछ अलग भी है। इसलिए आपको एक साथ मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है। यदि आप सबसे पहले तो बिहार पुलिस बिहार एग्जाम बीपीएसआई की तैयारी करते हैं, उसके बजाय कि आप सिर्फ टीआरई के प्रिपरेशन करें, यह क्या है उसके बजाय यह एग्जाम सिंपल भी है और इसमें कंपटीशन भी कम है। और जो बच्चा सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, जो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किए रहते हैं और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, यह बच्चों द्वारा किया गया सबसे बड़ा ज़्यादा और सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं और मॉक टेस्ट देना चालू कर दिए। और उससे उसका होता क्या है, उससे उससे होता यह है कि बच्चे होते हैं खुद को डिमोरलाइज कर लेते हैं कि मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा है, तो यह गलती करते हैं। करना क्या है, एग्ज़ाम जो आप प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज़रूरी बात जो आपको करना ही करना है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है, एकदम बरकरार रखना ही है। क्योंकि यदि आप एक दिन पढ़े और दूसरे दिन नहीं पढ़े, बहुत बच्चे को मैंने ये देखा है कि वो एक दिन बैठेंगे 10-10 घंटा पढ़ेंगे, दूसरा दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ेंगे, तो वैसे पढ़ाई का कोई लाभ नहीं होता है। यदि आप एक दिन 8 घंटा पढ़ रहे हैं और तो दूसरे दिन कम से कम 3 घंटा भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, कंसिस्टेंसी बना के रखिए। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पढ़ाई से ज़्यादा रिवीजन पर आपको फोकस करना है। जितना एक दिन में पढ़ना है उसको रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि एकमात्र कंपटीशन क्रैक करने का एक ही तरीका है, रिवीजन। इस ऐसे कहा भी जाता है कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। किसी चीज़ को आप बार बार जितना बार पढ़िएगा वो आपको दिमाग में बैठेगा और उससे आपको सक्सेस मिलने की सफलता बढ़ जाएगी। तीसरा जो करना है कि सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। और चौथा जो करना है कि आपको प्रतिदिन डेली रूटीन बनाना है। आपको कल क्या करना है इसका रूटीन आपको सोने से एक दिन पहले उस रात को कल का रूटीन आपके पास होना चाहिए कि हमको कल क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये सभी आपके पास होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें जो आपके पास होना ही होना चाहिए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कौन से विषय से कितना क्वेश्चन आता है। ऐसे तो मैंने पहले ही बता रखा है कि पीआरटी में 120 क्वेश्चन आते हैं। इस 120 क्वेश्चन में मैथ, रीजनिंग, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, पर्यावरण, करेंट अफेयर, साइंस, इस सभी से लगभग बराबर ही क्वेश्चन आते हैं। 12 से 16 क्वेश्चन के बीच में मैंने अप्रॉक्स 15 से 16 क्वेश्चन सभी में माना है, यानी 12 से 16 के बीच में सभी क्वेश्चन आते हैं। यदि पॉलिटी और मिसलेनियस को छोड़ दे तो पॉलिटी और मिसलेनियस से काफ़ी कम सवाल आते हैं। और यहाँ बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा सबसे ज़्यादा आईएनएम को पढ़ेगा। मैंने सबसे ज़्यादा आईएनएम को बच्चे को पढ़ते देखा है। मेरे जितने भी ग्रुप में दोस्त थे, अप्रॉक्स हम लोग 20-25 लोग एक साथ प्रिपरेशन करते थे, उन सभी में सभी को पढ़ने में मजा आता है आईएनएम। इसका कारण है आईएनएम पढ़ने का, एक तो इसका सिलेबस छोटा है और पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता है, इसलिए सभी लोग आईएनएम पढ़ते हैं। बहुत लोग मैथ को इग्नोर कर देंगे, रीजनिंग को इग्नोर कर देंगे, और पर्यावरण को तो मैंने देखा है हर एक बच्चा जो इग्नोर करता है पर्यावरण को इग्नोर करता है। और रिजल्ट नहीं होने का कारण, एक मुख्य कारण पर्यावरण भी है। और मेरा टीआरई 1 में जो मेरा भी नहीं हुआ था, वो उसका मेन कारण एक पर्यावरण था, क्योंकि मैंने पर्यावरण पढ़ा ही नहीं था और अप्रॉक्स 15 में से 2 या 3 ही क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। पर्यावरण मैंने देखा है कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता है, और ज्योग्राफी भी बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, चूँकि ज्योग्राफी जो है एक हार्ड विषय पढ़ता है, इसलिए बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं आईएनएम, साइंस सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं समझा दूं कि यदि आपको पीआरटी में रिजल्ट लेना है तो मैथ, रीजनिंग, ये दो दो विषय से यदि 30 क्वेश्चन आते हैं तो इस 30 क्वेश्चन में से आपको 28 क्वेश्चन तो सही करना ही करना होगा। एकदम 100% आपको मैथ और रीजनिंग काफ़ी मजबूत करना होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही दो ऐसा विषय है जो आपको
रिजल्ट में ला सकता है। क्योंकि उसके बाद आप आईएनएम, ज्योग्राफी, पर्यावरण, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, साइंस, मिसलेनियस कितना भी पढ़ ले, यदि इन तीनों से 90 क्वेश्चन आते हैं तो इस 90 क्वेश्चन में से आपको 60 से 65 क्वेश्चन ही होंगे जो आपको समझ में आएगा, वो भी एक्यूरेट। एक बार में समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसलिए 60-65 से ज़्यादा इसमें आप सही कर ही नहीं सकते हैं। वहीं मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ रीजनिंग में आप 30 में 30 एकदम सही कर सकते हैं। यही मेरिट बनाने में आपको हेल्प करेगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान ध्यान देना है मैथ और रीजनिंग पर। उसके बाद ध्यान देना है पर्यावरण पर और करेंट अफेयर्स पर भी आपको काफ़ी ध्यान देना होगा। इसके बाद बात करते हैं हम अब की, आखिर वेटेज तो जान लिए, अब कौन से विषय के लिए कौन सा किताब पढ़ें। क्योंकि मल्टीपल रिसोर्स से बचना है तो आपको अपना बुक लिस्ट फिक्स करना पड़ेगा, एक बार में ही आपको बुक लिस्ट फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने जहाँ से पढ़ा था अपना बुक लिस्ट, मैं अपना बुक लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि आपके पास इसके अलावा भी कोई है तो वो भी सही है, क्योंकि कोई भी बुक खराब नहीं होता है, बस उसको पढ़ने का अपना एक तरीका होना चाहिए। जैसे मैथ जो पढ़ा था वो RWA ऐप से पढ़ा था, जो राहुल तेवतिया सर और दीपक भाटी सर फ्री में पढ़ाए हुए हैं। और ऐप पर है SSC CGL में चैन बैच के नाम से है, और चैन बैच जो फ्री है वो उनसे मैंने पढ़ा था पूरा कंप्लीट मैथ। मुश्किल से अर्थमेटिक का 30 वीडियो और एडवांस का 30-35 वीडियो है, तो टोटल 60 वीडियो है। और वो मैंने 60 वीडियो देखा था और मैं मैथ में 15 में 14 मेरा सही था। तो मैंने मैथ पढ़ा था RWA से। इसके अलावा यदि आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी एक अभिषेक ओझा नाम के टीचर हैं जो खुद CGL में सिलेक्टेड है। इनका एक चैनल भी है बिहारी योद्धा योद्धा करके, इस पर भी उन्होंने पूरा अर्थमेटिक को पढ़ा रखा है। इसके अलावा मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि मैथ के कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं और वो कहाँ से और अच्छे से पढ़ें। क्योंकि मैंने तो जब SSC CGL का प्रिपरेशन कर रहा था उसी समय मैंने राहुल तेवतिया सर और दीपक भाटी सर से पढ़ा था। तो मैं अलग वीडियो, एक दूसरा वीडियो लाऊंगा सिर्फ स्पेशल एक एक विषय के लिए, मैथ के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, और उसमें बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितना आता है। जैसे परसेंटेज से कितना सवाल आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से कितना आएगा, और इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना आएगा, एक एक चैप्टर से बताऊंगा कितना सवाल आता है। इसके अलावा मैंने जो रीजनिंग पढ़ा था नियॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल से पढ़ा था। नियॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक सर है, उन सर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने उन्हीं से पढ़ा था। पूरा रीजनिंग का सिलेबस वो पढ़ाए हुए हैं। तो आप नियॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप फ्री में कंप्लीट रीजनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर्स जो मैंने पढ़ा था स्पेशली सिर्फ मैंने स्पीडी पढ़ा था। इसके अलावा मेरे बहुत सारे दोस्त जो है एडिटोरिया पढ़ते थे। एडिटोरिया मैंने भी अप्रॉक्स 10 दिन पढ़ा था, लेकिन एडिटोरिया से मुझे अच्छा जो लगा स्पीडी बुक लगा था। क्योंकि स्पीडी एक तो पढ़ने में मुझे आसान लगता था, और इसमें होता क्या था कि टॉपिक वाइज अलग होता था, मंथली भी होता था, और लास्ट में प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी होता था। तो मुझे पढ़ने में इजी लगता था स्पीडी। बहुत से लोग एडिटोरिया फॉलो करते हैं, आप एडिटोरिया भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली जो आपको प्रीफर करूंगा वो स्पीडी का बुक ही आपको प्रीफर करूंगा। ज्योग्राफी के लिए क्या मैंने अपनाया था, तो ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 से 10th तक मैंने क्लास 6 से 10th तक लाइन बाय लाइन, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ा था। ज्योग्राफी का NCERT का इतना अच्छा नोट्स है ना, इतना अच्छा बुक है कि यदि आप ज्योग्राफी 6 to 10th कम से कम भी पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ना तो चाहिए 6 to 12 तक, लेकिन 6 to आप 10th भी पढ़ लेते हैं तो आपको PRT का 15 में से 15 में से आपको 13 सवाल तो आपको डायरेक्ट इसी बुक से आ जाएंगे। तो आप ज्योग्राफी के लिए NCERT को इग्नोर नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। इसके अलावा भी जो मैंने पढ़ा था, इसके अलावा मैंने पर्यावरण के लिए एक महेश वर्णवाल का बुक आता है, उसका आप मैं कवर पेज जो है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, वो मैं आपको बुक का जो है कवर पेज आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, वो आप देख सकते हैं, मैंने उससे पढ़ा था। इसके अलावा INM जिसे 15 क्वेश्चन आते हैं, और यह जो है INM बच्चों को पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है,
वो आईएनएम जो मैंने पढ़ा था, वो आईएनएम क्लास 8 और क्लास 12 का, जो क्लास 8 और 12 का मॉडर्न हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक है, उस मॉडर्न हिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक प्लस क्राउन या लूसेंट, आपके पास जो भी बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने फॉलो किया था क्लास 8 क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक, प्लस मैंने जो फॉलो किया था, मैं क्राउन बुक फॉलो करता हूँ, तो मैं क्राउन के साथ पढ़ा था। जो टॉपिक मैं क्लास 8 से पढ़ता था, सेम टॉपिक को मैं क्राउन से भी कवर करता था। और यदि आप ये दो कवर कर लिए तो आपको 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में मिल जाएंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि आईएनएम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर हो जाएगा, तो भी आप गलत हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं दिया गया है जो सिर्फ आपको पीआरटी में या कंपटीशन में काम आ जाए। तो आपको आईएनएम के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ क्राउन या लूसेंट आपको कोई एक फॉलो करना ही होगा। यदि हमसे स्पेशल पूछेगा कौन जाए, तो मैं क्राउन को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि क्राउन में जो है टॉपिक वाइज दिया हुआ है। अब उसके बाद जो विषय आता है साइंस। साइंस जैसा कि आप लोग जानते होंगे 3 भागों में बटा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से बटा हुआ है। तो मैंने जो फिजिक्स पढ़ा था, द टारगेट विद अंकित से मैंने पढ़ा था, उस पर एक रजनीश सर हैं, वो पढ़ाते थे। इसके अलावा मैंने टीआरई 2 में टारगेट विद अंकित से पढ़ा था और क्राउन प्लस क्राउन से पढ़ा था। लेकिन टीआरई 1 में, जो टीआरई 1 एग्जाम दिया था मैंने, उसमें एक यूट्यूब पर काफ़ी फेमस चैनल है, जिनका 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और उन चैनल का नाम है स्टडी वाइंस ऑफिशियल। तो स्टडी वाइंस ऑफिशियल से मैंने पूरा फिजिक्स कंप्लीट किया था। और मैं बता दूं, ये काफ़ी अच्छे से और काफ़ी कम समय में, इनका वीडियो जो होता है 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा, और उस वीडियो में ये काफ़ी अच्छे से डीपली पढ़ाते हैं। तो आप साइंस के लिए स्टडी वाइंस को ऑफिशियल को आप फॉलो कर सकते हैं, तथा बायोलॉजी के लिए भी स्टडी वाइंस ऑफिशियल को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि पूरे यूट्यूब पर यदि कोई बायोलॉजी को डीपली पढ़ाया है किसी भी कंपटीशन के लिए, क्योंकि साइंस ऐसा कोई है नहीं कि फैक्ट इधर उधर से मिल जाएगा, साइंस में सब टॉपिक भी वही होता है। तो स्टडी वाइंस से अच्छा बायोलॉजी मैं कहता हूँ पूरा यूट्यूब पर कोई टीचर नहीं पढ़ाया है वनडे एग्जाम के लिए। इसके अलावा आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, टारगेट विद अंकित के रजनीश सर से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन साइंस के लिए एक और मैं बता दूं कि आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने डबल स्टार लगाया है। साइंस में आप जो भी पढ़ें उस सेम टॉपिक को एनसीईआरटी से क्लास 6 के 10th तक का जो बुक है उससे एनसीईआरटी से पढ़ ले। क्योंकि मैंने देखा है कि पेपर में आपका जो डायरेक्ट है, पेपर में आपका डायरेक्ट सवाल एनसीईआरटी के लाइन से उठा लिया जाता है। चाहे आप फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या बायोलॉजी की बात करें, क्लास 6 से 10th के बुक से डायरेक्ट लाइन से जो है पेपर में सवाल उठाकर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आपको एनसीईआरटी साइंस के लिए पढ़ना ही पढ़ना होगा। बेशक आप ये सभी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। मैं कभी दूसरे वीडियो में जब स्पेशल साइंस के लिए मैं बनाऊंगा तो उसमें अपना नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने कैसे एनसीईआरटी का नोट्स बनाया था। अब आते हैं पॉलिटी पर। तो पॉलिटी से मुश्किल से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि आप पॉलिटी नहीं भी पढ़ते हैं तो 3 से 5 क्वेश्चन में आप 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम, 5 क्वेश्चन है तो 2 से 3 क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। यदि आप ऐसे भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो, या सिंपली एक रिवीजन एक बार भी पढ़ के जाइएगा तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे आपको साइंस जो पॉलिटी का जो क्वेश्चन आता है, वो आपका पॉलिटी का क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। या आप तो यदि आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी 6 से 10th पढ़ जाइए, या टारगेट विद अंकित पर एक मैम है गार्गी सारस्वत मैम। तो गार्गी सारस्वत मैम जो है पूरी मैराथन बनाई हुई है 6 टू 10th का, 6 to 10th का। तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यदि आपको किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करना है और क्रैक करना है, तो आपके पास खुद का नोट्स होना ही चाहिए। आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। क्योंकि यदि आप मार्केट से नोट्स लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी, और खुद का बनाया हुआ नोट्स ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्ज़ाम का एक जो है
पक्ष ये भी है कि जितने भी लोग एग्जाम क्रैक करते हैं मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट उसमें से जो है खुद से नोट्स बनाए रहते हैं। उसके बाद आता है मिसलेनियस। तो मैंने मिसलेनियस कहीं से पढ़ा नहीं था, और जो 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे, आप मिसलेनियस कितना भी पढ़ लीजिए, आपको कहाँ से देगा एक किसी को नहीं मालूम। जैसे एक सवाल दिया था कि शायद 50 रुपए या 2000 रुपए के नोट पर का रंग कैसा होता है या उसके पीछे कौन सा आकृति होता है, तो ये आपको किसी बुक से नहीं मिलेगा। तो मिसलेनियस जो है यदि क्वेश्चन आएगा तो वो आपको पता रहेगा तो आप बना लीजिएगा, वरना नहीं बनाइएगा। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो 120 नंबर का जो पेपर होता है, इस 120 नंबर में से आपको मुश्किल से 100 क्वेश्चन ही ऐसा लगेगा कि हम कहीं ना कहीं देखे हैं। 20 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो आप कभी भी नहीं देखे रहिएगा। आपको लगेगा कि 20 क्वेश्चन कहाँ से है किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो मुश्किल से आपको 100 क्वेश्चन ही आप बनाने योग्य रहिएगा। और बच्चा सबसे ज़्यादा पेपर में गलती भी यही करता है कि वो उसको पेपर मिला, वो एक सरसरी निगाह से एक एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ा, उनमें से ये 20 क्वेश्चन जो उसको नहीं देखा हुआ लगता है, पूरे 2 घंटा इसी पर वो सोचता रहता है कि वो 20 क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आंसर क्या होगा, और उसी में उसका टाइम खत्म हो जाता है और बाकी सब आते हुए क्वेश्चन भी वो नहीं बना पाता है। तो 20 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि 120 क्वेश्चन में आपको 100 क्वेश्चन ही आपको आपसे बनेगा और 20 क्वेश्चन आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा। चलिए उसके बाद आते हैं कि आपको अब कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अक्सर हमसे जो हमारे दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो पूछते हमसे रहते हैं कि तुम कितना घंटा पढ़ता था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो कभी भी पढ़ाई किया वो घंटा के हिसाब से नहीं पढ़ाई किया कि हमको 8 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है, नहीं। मैंने मेरा जो होता था कि मैं डेली रात को अपना एक डेली रूटीन बनाता था कि कल मुझे क्या पढ़ना है, और उस रूटीन को मैं उसके एक दिन बाद जो है किसी भी तरह से चाहे जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन मैं उस रूटीन को बिना कंप्लीट किए हुए नहीं सोता था। तो आपको ये होना चाहिए कि कितना घंटा न पढ़कर आपको डेली कितना टॉपिक कंप्लीट करना है वो पढ़े। लेकिन यदि बात किया जाए कि मिनिमम कितना घंटा पढ़ सकते हैं, तो मिनिमम तो आप 8 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इससे कम में आपका सिलेक्शन होने की कोई चांस नहीं है। और बात रहे कि मैक्सिमम कितना घंटा पढ़ सकते हैं, तो मैक्सिमम आप आपके ऊपर है, आप जितना घंटा पढ़ लें। 10 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े या 12 घंटा पढ़े, ये कोई मैटर नहीं करता। बहुत लोग कहेंगे कि 12 घंटा 13 घंटा पढ़ने से दिमाग काम नहीं करता है। ये सब बकवास की बात है कि दिमाग काम नहीं करता है और क्या नहीं करता है। आप अपने क्षमता के अनुसार कितना भी घंटा पढ़ सकते हैं। मैं अपना पर्सनल अनुभव बताऊं तो जैसे जैसे एक एग्जाम नज़दीक आता था, मैंने 15-15 घंटे दिन में पढ़ाई किया है। और ये बात मैं खुद पे जो मैंने किया है वो बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है कि 15 घंटे पढ़ने से आपका दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप जैसे अपने बॉडी को ढालिएगा वैसे ढल जाएगा। अब जो हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो TRE 3 का रिजल्ट आया है, इसका काउंसलिंग DB होते होते दिसंबर तो खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि कल ही डेट आया है कि 12 दिसंबर के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग होते होते आपका दिसंबर खत्म हो जाएगा। तो मे भी आपका TRE 4 के लिए रोस्टर क्लियर होते होते दिसंबर लास्ट या जनवरी में आ जाए, जनवरी तक टाइम चला जाए। तो यदि बात करें कि नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, तो आप मान सकते हैं कि दिसंबर लास्ट या जनवरी में तो आना ही आना है। और जनवरी में किसी भी तरह से जनवरी फर्स्ट में आए या जनवरी लास्ट तक आए, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल ही जाएगा। और एक बात आपको मैं बता दूं कि BPSC इतनी फास्ट काम कर रही है कि आपको नोटिफिकेशन जब आएगा उससे आपको 40 दिन के बाद 35 से 40 दिन के बाद आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। क्योंकि आपने TRE 1 में भी देखा होगा, फॉर्म भरने के मात्र 1.5 महीना बाद ही एग्जाम ले लिया गया था। तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। ये मत इंतजार कीजिए कि हाँ नोटिफिकेशन आएगी तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तब तक आप बहुत लेट हो जाएगा और आपका कंपटीटर जो है आपको बीट कर देगा। तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और जो बात रही क्लास की, तो मैं टाइम टू टाइम आपको अपने चैनल पर सब्जेक्ट वाइज क्लास भी प्रोवाइड करता रहूँगा, कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और मैं क्लास भी लेता रहूँगा।
तो आप ये मान के चलिए कि मार्च तक एग्ज़ाम आपका हो ही जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले उनको टीआरई 4 देना है और ज्वाइनिंग भी करा देना है। तो नोटिफिकेशन के बाद आपको मतलब प्रिपरेशन का थोड़ा-सा भी टाइम नहीं दिया जाएगा, फॉर्म भराएगा और उसके 20 से 30 दिन बाद एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और जो मैंने आपको एक बताया था कि ये एलआरपी बराबर एस क्या है, तो मैं बता दूँ कि ये एलआरपी बराबर एस जो है यही सक्सेस मंत्रा है। आप यदि एलआरपी बराबर एस को अपने जीवन में बैठा लेते हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई हो या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की में भी आप इससे पा सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि ये एलआरपी बराबर एस जो फॉर्मूला है वो मेरा नहीं है, वो एक यूट्यूब पर एक सर पढ़ाते हैं, उनका चैनल है द विनर्स इंस्टीट्यूट। उस पर एक सर है, उनका फाउंडर आदित्य पटेल सर। उनसे जब मैं उनका जो मैं शॉर्ट वीडियो देखता था तो उसी में उन्होंने बताया था एल आर पी बराबर एस, एल फॉर लर्न। आप एक दिन में जितना पढ़ते हैं, एक दिन में आप जितना भी पढ़ें उसको उसी रात को रिवीजन कीजिए, उसी रात को रिवीजन कीजिए। और यदि संभव हो तो उस टॉपिक का एमसीक्यू उसी दिन लगा लीजिए या उसके एक दिन बाद तो लगाना ही लगाना है। तो एल फॉर लर्न, आर फॉर रिवीजन और पी फॉर प्रैक्टिस, यानी जितना आप लर्न कर रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए और रिवीजन करके उसका एमसीक्यू लगा जाइए। तो अब जाकर आपको एस फोर सक्सेस मिलेगी, यानी आपका लर्न अच्छा रहेगा, उसको आप बार बार रिवीजन कीजिएगा और उस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको एस सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि यदि आप एल आर पी बराबर एस यदि लर्न एक कर रहे हैं दिन में और उसको रिवीजन भी एक कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी एक कर रहे हैं, अब तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको सक्सेस मिल जाएगा एक। यदि इन तीनों में से एल या आर या पी कोई एक जीरो होता है और उसके बाद अब आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका रिजल्ट जो मिलेगा जीरो मिलेगा। यानी आप एल आर पी में से कोई भी एक जीरो करते हैं तो आपको जो सक्सेस है वो आपका जीरो हो जाएगा। यही है एल आर पी बराबर एस फॉर्मूला, जो आपका सफलता का कंपटीशन में सूत्र है। यानी आप लर्न कीजिए, रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए अब हम यहीं पर आज के वीडियो का अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथ का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, कहाँ से किया जाए, कौन सा स्पेशल बुक लिया जाए, एक मैथ का एक कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, एक एक करके हम सभी पर बात करेंगे। और यदि जाते जाते मैं बता दूं कि यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपका तैयारी के लिए प्रिपरेशन में हेल्प मिला है तो आप वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बस लाइक और आपको कमेंट के लिए ही कह रहा हूँ। सब्सक्राइब आपका जब मन करे उस समय कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो है उस समय कर लीजिएगा, चैनल अच्छा लगे तो कर लीजिएगा, लेकिन लाइक और कमेंट तो आप जरूर ही जरूर कर दीजिएगा। मन करे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपका मन करे तो सब्सक्राइब 2 वीडियो 4 वीडियो देखने के बाद कीजिएगा, अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलते हैं, आज वीडियो आप यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।